बात आज करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आपको दिखाई दे रही हैं और लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के 14 सुप्रीम सवाल। तो देखिए, बात की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक यानी बिलों पर निश्चित समय सीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए इस तरह की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में न्यायपालिका कैसे ऐसी समय सीमा तय कर सकती है? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवाल पूछे हैं जिनमें उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियां, न्यायिक दखल और विधेयक यानी बिलों पर निर्णय लेने की समय सीमा जैसे विषयों पर स्पष्टता यानी क्लैरिफिकेशन मांगी है। उन्होंने ये भी जानना चाहा है कि क्या न्यायपालिका कार्यपालिका की संवैधानिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकती है क्या? देखिए, ये विवाद तमिलनाडु के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच उत्पन्न तनाव से शुरू हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, हम वो भी आपको समझा रहे हैं। देखिए, उस दौरान राज्यपाल ने कई विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की थी तमिलनाडु में। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और जहां 8 अप्रैल को यानी इसी 8 अप्रैल को अदालत ने आदेश दिया कि राज्यपालों के पास में वीटो पावर नहीं है और उन्हें विधेयक पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की राज्यपाल पर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजा गया है तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने के भीतर फैसला करना होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए समय सीमा तय कर दी। अब समझते जाइए, यह आदेश 11 अप्रैल को सार्वजनिक हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सवालों ने खैर इस संवैधानिक बहस को अब एक और नई दिशा दे दी है, जहां तक ये तय करना जरूरी हो गया है कि तीनों संवैधानिक अंग यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनकी सीमाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सवालों पर क्या रुख अपनाता है और क्या इस पर कोई संवैधानिक बेंच गठित की जाती है या नहीं। अब हम बताते हैं कि वो क्या क्या सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति यानी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से वो सवाल अब हम आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि वो सवाल क्या है जो पूछे गए हैं। पहला सवाल क्या है राष्ट्रपति मुर्मू के सवाल? बिल आने के बाद राज्यपाल के पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? ये पहला सवाल है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट। क्या राज्यपाल को फैसला लेते वक्त मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है क्या? दूसरा सवाल। तीसरा, क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? एक और सवाल, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है? राज्यपाल के लिए संविधान में अगर समय सीमा तय नहीं हो तो क्या कोर्ट यह तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है क्या? यह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। क्या अदालत व राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा तय कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है क्या? राष्ट्रपति ने अनुच्छेद यानी आर्टिकल 142 से जुड़ा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या आर्टिकल 142 यानी 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों को बदला जा सकता है क्या? तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद। अब एक और ग्राफिक्स आपको बताते हैं। क्या राज्यपाल हैं मंत्री परिषद के अधीन? यह भी सवाल है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 पर राष्ट्रपति की ये बड़ी चिंता है। कोर्ट तय कर सकती क्या फैसले की समय सीमा, राज्यपाल के अधिकारों पर सवाल उठे हैं। इन सभी बातों को हम आधार बनाकर आज बात करेंगे। ठीक है, हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी कनेक्ट हो गए हैं। स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी भी कनेक्ट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले चूंकि मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है, तो वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी से मेरा पहला सवाल रहेगा। सर, ये जो कुछ भी खबर चल रही है तमिलनाडु से चीजें निकल कर सामने आती है, उसके बाद में महामहिम राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है सर कि क्या वो राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों के लिए समय सीमा
तय करें इस प्रकार की चीजें, क्योंकि ये आर्टिकल 200 और 201 का उल्लंघन माना जाएगा, अतिक्रमण माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो। इस पर आपका क्या नजरिया है? मुकेश जी से मैं पूछूंगा कि संदीप जी। आशीष जी, सवाल हमसे है? जी बिल्कुल संदीप जी, आपसे ही सवाल है सर। देखिए, यह सवाल जितना सीधा और दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं किसी भी संस्था से, चाहे पत्रकार हो या फिर अधिवक्ता हो या न्यायाधीश हो या राजनीति के जानकार हो या राजनीतिक दल हो, सभी के लिए हमें यह समझना होगा कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं, हम संसदीय प्रक्रिया में हैं, न कि हम अमेरिका जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में हैं जहां की राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट इलेक्ट होके आता है जनता के वोटों के द्वारा। तो जब हम भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का मतलब होता है कि टोकन हेड, मतलब वह डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना जा रहा है। हमारे यहाँ जो जवाबदेही सेट की गई है वह कार्यपालिका की गई है, और कार्यपालिका की जो जवाबदेही सेट की गई है वह संविधान में ही लिखी गई है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, मतलब जो लोकसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहां पर राष्ट्रपति उस तरह से उत्तरदायी नहीं है जिस तरह की फेडरल स्ट्रक्चर में होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो रेफरेंस की बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ी बात थी कि यहां पर क्या 2 जजों की बेंच इस तरह का कोई आदेश देने के लिए सक्षम है, जबकि 145 सीधे कहता है कि अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है दैट शैल बी डिसाइडेड ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो 5 जजों की बेंच के अलावा कोई और उसके लिए क्षमता ही नहीं है ऐसे बातों पे जहां पे संविधान का या एक है विधि का सारवान प्रश्न निहित है। तो यहां पर ऐसे मामलों में अगर हम कहें तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट से चूक हुई है अपने फैसले को देते वक्त, जिसको उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो RN रवि या एक है कावेरी वाटर डिस्प्यूट वाले में जो मामला हुआ था उसमें एक डेडलाइन खींच दी गई ये कि भाई आप जुडिशियल रिव्यू नहीं सीख कर सकते, क्योंकि जब आप राष्ट्रपति सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब देश का राष्ट्रपति नहीं पूछ रहे हैं बल्कि भारत सरकार का लॉ मिनिस्ट्री इस सवाल को पूछ रहा है। ठीक है, मैं इस पर संदीप जी और विस्तार से बात मुकेश जी से करना चाहता हूं। मुकेश जी, जैसा कि अभी आखिरी में इशारा किया संदीप जी ने, मैं वही सवाल आपसे लेने वाला था, क्या ये कोई संवैधानिक बहस है या केंद्र बनाम राज्य की राजनीति का कोई एक अलग मोर्चा जो है वो अब सामने आने लगा है? मुकेश जी। देखिए आशीष, जैसा कि अभी संजीव जी बता रहे थे, बिल्कुल ये जो है कानूनी चीज अलग है, ये राजनीति है। दो तीन चीज, कावेरी जो विवाद है उस पे जो बात संजीव जी ने कहा वो तो है ही, लेकिन एक जो जिसपे जहां से ये मामला शुरू हुआ है, ये मामला शुरू कौन सा, जो 10 विधेयक जो राज्यपाल ने रोक के रखा था और उस पे सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की सरकार गई, वहां से उन्होंने जो एक निर्देश लेकर के आया कि इसे पास हुआ माना जाए, जिसपे लेकर के विवाद की शुरुआत हुई। वो 10 विधेयक कौन है, ये अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में बहुत कम लोग जानते हैं। ये 10 विधेयक कौन है, ये क्या है और किससे संबंधित है। ये 10 के 10 जो 10 में से 9 विधेयक हैं, ये राज्य के यूनिवर्सिटीज के जो वीसी है, वीसी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। और अब तक जो है वीसी के अपॉइंटमेंट्स का जो मामला है वो यूजीसी के तहत राज्यपाल के सिफारिश से ही जो है वीसी का जो है अपॉइंटमेंट अब तक होता रहा है। लेकिन वीसी के अपॉइंटमेंट में राज्य सरकार अपना दखल चाहती थी कि, और वो अपने मन मर्जी से या अपने व्यक्ति को वीसी बनाना चाहती थी, और इसमें राज्यपाल की सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने विधेयक ला करके राज्यपाल के रोल को खत्म करना चाह रही थी इस विधेयक को लेकर कर, इसलिए ये सारा विवाद था। और ये जो चीजें, ये एक तरीके का जो अमेंडमेंट जो विधानसभा ने किया था, तमिलनाडु विधानसभा ने जो किया था, वो अमेंडमेंट जो है वो कहीं ना कहीं संविधान की जो मुख्य बातें हैं उसके खिलाफ जा रही थी, और इसीलिए ये जो रोका हुआ था विवेकाधीन, एक तरह से कहें जो पॉकेट वीटो लगा करके रखा था राज्यपाल ने, वो एक तरीके से उस पर विचार किया जा रहा था। और मुझे लग रहा है कि ये उनका अधिकार है। सवाल ये नहीं है कि रोकना गलत है या जो सब्जेक्ट उन्होंने दिया था, राज्यपाल ने भेजा था, वो गलत। सवाल यह है कि जिस प्रक्रिया के तहत रोका गया था इस विधेयक को, उस प्रक्रिया से
पर सवाल उठाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि भाई राज्यपाल के पास एक समय सीमा होनी चाहिए, पॉकेट वीटो जैसी चीज कोई नहीं होनी चाहिए, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये कि पॉकेट वीटो जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन। अगर पॉकेट वीटो जैसी चीज नहीं है तो इसका जो समाधान है ये संसद निकालेगी, ना कि किसी राज्य की विधानसभा। अगर संसद ये कानून बनाता है कि पॉकेट वीटो जैसी कोई चीज नहीं होगी और राष्ट्रपति या राज्यपाल को एक समय सीमा के तहत जो है, एक समय सीमा के भीतर जो है अपनी सहमति देनी होगी किसी भी विधेयक पे, तब तो ये चीज माना जा सकता है। लेकिन मौजूदा संविधान में इस बात जो प्रावधान है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने उस सीमा का उल्लंघन किया है ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो डेफिनेटली उस पर रिव्यू किया जाना चाहिए। और जैसा कि संजीव जी ने कहा कि ये फैसला संवैधानिक पीठ ही दे सकती है, दो बेंच कभी नहीं दे सकती। और ये क्लियर है, जब भी कोई संविधान से रिलेटेड कोई अगर सब्जेक्ट आता है तो उसका फैसला जो है संवैधानिक पीठ ही दे सकती है, यानी कम से कम पांच जजों की बेंच जो है वही दे सकती है। तो ये तो क्लियर है, तो इसका उल्लंघन तो साफ तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट वो करती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, आप बने रहेगा सर, मैं समझूंगा कि क्या आपसे समझूंगा सर आगे कि आखिर क्या ये एक राजनीतिक इशू बनने जा रहा है, विपक्ष इसे भुनाएगा, इसके बारे में भी बात होगी। संदीप मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका जैसा कुछ दिखाई दे रहा है या बस संवाद का एक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की सर्वोच्च अदालत से एक दो नहीं सिलसिलेवार 14 सवाल पूछे हैं और इन्हीं सवालों का आधार बनाकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी कनेक्ट हैं और संदीप मिश्रा जी कनेक्ट है, वरिष्ठ अधिवक्ता। संदीप जी, मैं सीधा आपसे समझूंगा, क्या कोई ये कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका का कि कोई नई जंग छिड़ने वाली है, ये मान लिया जाए, या छिड़ गई है, या फिर एक संवाद का ये माध्यम है बस? संदीप जी। नहीं, ऐसा नहीं इसे देखा जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है, हर संस्थाओं को अधिकार है, लेकिन उन सभी को निर्धारित करने के लिए एक ही पवित्र पुस्तक है, उसका नाम है भारत का संविधान। बिल्कुल उसी भारत के संविधान के तहत हमारे राष्ट्रपति जी भी बंधे हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बंधे हैं और हम आम नागरिक भी बंधे हुए हैं। लेकिन जब बात आती है निर्वचन की, संविधान की, तो वह जिम्मेदारी हमारी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। लेकिन हर किसी व्यक्ति से यह संभावना रहती है कि कहीं न कहीं गलती हो जाए, और शायद इस बात को हमारे संविधान निर्माता समझ रहे थे कि हम संविधान चाहे जितना भी अच्छा बना दें, कहीं न कहीं ऐसी कमी रह सकती है जिससे आने वाले समय में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी या कहें व्यवहारिक समस्या पैदा हो सकती है। और इसी के लिए आर्टिकल 142 का प्रोविजन उन्होंने किया था कि चलिए कल को जब अदालतें अपना फैसला देंगी, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या निचली अदालतें भी हों, तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई, क्योंकि संविधान की व्याख्या, ये सुप्रीम कोर्ट से राय मांगना 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति का राय मांगना या सवाल पूछना दर्शा क्या रहा है, जरा ये दर्शकों को जरा आसान शब्दों में अगर आपको समझा पाए तो संदीप जी। देखिए, यह कहीं से भी टकराव नहीं है, इसको मैं टकराव नहीं मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर सकती है, वह राय देने से आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, मतलब आवश्यकता क्या? कभी ऐसा इससे पहले भी हुआ है देश के इतिहास में? कभी इस प्रकार की चीज हुई? बहुत सारे मामले हुए हैं, बहुत सारे मामले हुए जब सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई और सुप्रीम कोर्ट समय समय पे अपनी राय देती भी है, और वह राय सरकार पे बाध्यकारी नहीं होती है, राष्ट्रपति जी पे बाध्यकारी नहीं होती है। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, वह जनता तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 142 में हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की थी कि कल को जब व्यवहारिकता की बात आए तो कहीं दिक्कत ना आए सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों को लागू करने में। इसलिए चलो हम सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देते हैं जिसमें वह पूर्ण न्याय कर सके। माना कि हमने बहुत अच्छा संविधान बना दिया, माना कि संसद में बहुत अच्छा कानून बन गया, के बावजूद हो सकता है कहीं लूप होल हमसे रह गई हो। तो अगर अदालत को पूर्ण न्याय करना हो तो इक्विटेबल पॉइंट 142 में दे दिया गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो डेलिबरेट प्रोविजंस है संविधान के, जो डेलिबरेट आर्टिकल्स हैं, उन सभी को भी 142 के दायरे में लाया जा रहा है, जबकि 142 का दायरा बड़ा लिमिटेड था। उस जगह पे जहां कानून नहीं है या जहां व्यवहारिक दिक्कत आ रही, वहां पे ही 142। अच्छा, सर एक छोटा सा सवाल इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं, फिर आप अपनी बात पूरी जरूर कीजिएगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्या जांच में कोई विशेष छूट मिलती है क्या हमारे संविधान के हिसाब से? क्या कुछ हद तक अदालती जांच में या किसी प्रकार की कोई छूट रहती है? इससे संबंधित भी मुझे लगता है कि लोग जरूर समझना चाहेंगे। 361 की बात होती है, कंप्लीट इम्यूनिटी है, पूर्ण मुक्ति है।
भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राज्यपाल को। जी। आर्टिकल 361 भारत के संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या गवर्नर है, उसके खिलाफ किसी भी तरह की सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही किसी भी अदालत के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर राष्ट्रपति जी उन आदेशों को जिसमें कहा गया कि 3 महीने के अंदर आप डिसाइड करिए, या गवर्नर को जिसमें कहा तो गया फिर ये अवैध नहीं माना जाएगा क्या? फिर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, उनका पूछा गया सवाल, फिर क्या ये अवैध नहीं माना जाएगा अगर इतनी छूट मिलती है संवैधानिक हिसाब से? तो संदीप जी, नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना डोमेन है, राष्ट्रपति जी का अपना है। राष्ट्रपति जी ने अपनी संवैधानिक उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मांगी है। ठीक है, मुकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी की आवाज नहीं आ रही, मैं चाहूंगा एक बार आवाज दिया जाए प्लीज। जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं या जानना चाहता हूं इनफैक्ट, कि इन 14 सवालों का जवाब जो है जो सुप्रीम कोर्ट देगा, उसके बाद संवैधानिक स्थिति उस जवाब का क्या होगा? क्या वो जो जवाब है सुप्रीम कोर्ट का, वो उस दायरे में होगा जो दायरा अभी बनाया हुआ, या जो नया दायरा सेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उस दायरे में देगा? और इस जवाब आने के बाद जो है, क्या जो है नई परिभाषा गढ़ी जाएगी आर्टिकल 361 की, या 145 की, या 121 की? मुकेश जी, देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं न कहीं मिस्टेक तो हुई है। क्योंकि अगर गलती नहीं हुई है तो जब संविधान के डेलिबरेट प्रोविजंस हैं कि अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करेंगे या क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस डिसाइड करेंगे, तो वहां पर आपको 5 जजों की संवैधानिक बेंच को बैठना आवश्यक है। तो तमिलनाडु के मामले में 2 जजों की बेंच ने डिसाइड किया। दूसरी बात, जहां पर हर बात डेलिबरेटली लिखी हुई है, वहां पर क्या 142 इन्वोक करके एक नया कानून गढ़ने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट या कोई भी संस्था अपने पास ले सकती है, जबकि उस काम के लिए विधायिका या देश की संसद पहले से ही है? तो यह जो रिफरेंस होता है, एक तरह से कहिए आत्म मूल्यांकन का एक माध्यम होता है। सीधे मैं कहूं, आत्म मूल्यांकन का। इसके पहले कि देश के सर्वोच्च संस्थाओं के लोग कुछ कहें, माननीय न्यायालय के सामने यह आत्म मूल्यांकन का मौका दिया गया है कि आप अपनी बातों को फिर से कहिए कि क्या आप उन सब बातों पे कायम हैं, या जो अभी हम सवाल पूछ रहे हैं उसके इतर आप ओपिनियन देना चाहते हैं। ठीक है संदीप जी, मैं समझूंगा आगे आपसे कि ये कोई नई परंपरा की शुरुआत तो नहीं हो गई है क्या? मुकेश जी से भी समझूंगा कि आखिर क्या इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी विपक्ष कर सकता है क्या? क्या इसका प्रभाव उस तरीके से पड़ेगा? वापस मेहमानों की तरफ बात करें इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। मुकेश जी हमारे साथ कनेक्ट, हमारे रेजिडेंट एडिटर, और हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। मुकेश जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या इस विषय को राजनीतिक रूप से विपक्ष उठाने की कोशिश, इनकैश कराने की कोशिश कर सकता है क्या? अगर करेगा तो किन किन राज्यों में ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है? साथ में अगर आप कोई प्रश्न लेना चाहें संदीप जी से तो प्लीज गो अहेड। मुकेश जी। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल पॉलिटिक्स तो ये है ही, मैं पहले भी कह चुका हूं, और ये कोई पहला मामला नहीं है। संदीप जी भी जानते होंगे, इससे पहले ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में भी राज्यपाल का मसला उठा था और वहां भी इस तरीके की चीजें हुई थी, और वो लेकिन इस हद तक जो है मामला नहीं बढ़ा था। लेकिन तमिलनाडु में जो है एक सीमा जो थी, उस सीमा को पार कर गई। मैं संदीप जी से एक सवाल समझना चाहता हूं कि पॉकेट वीटो का जो सवाल है संदीप जी, वो इससे पहले केवल एक वाकया ज्ञानी जैल सिंह के समय में हुआ था, जब जो पोस्टल बिल पे जो है पॉकेट वीटो लगाया था। लेकिन उस समय जो राजनीतिक है या योग राजीव गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने उस समय अपने विवेक का इस्तेमाल किया था, और उसमें कोई ज्यादा कहे जो प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं थी, और वो एक मर्यादा का ध्यान रखा गया था वहां पर। ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा समय में राजनीतिक मर्यादा का जो है ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और संवैधानिक संस्थाओं को भी पॉलिटिक्स में घसीट लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है? मुकेश जी, अभी अगर कहें, मर्यादा तो कहीं नहीं रही है। मर्यादा का पालन तो किसी के द्वारा नहीं हो रहा है। नहीं तो लुटियंस जोन में करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, धुआं लगता है, और 5-5 दिन तक सुनवाई नहीं होती है, तो मर्यादा किसके लिए कही जाए? मर्यादा तो एक ऐसा शब्द हो गया है आज की तारीख में, सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जो है निर्धारित करते हैं। लेकिन जो बात उठ रही है, यह एक बहुत ही बड़ा लीगल इशू है, जिसपे आपके उपराष्ट्रपति जी ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने कंसर्न किया है,
और 142 पर मैं स्टक हूं। बार बार आप सोच रहे होंगे मैं 142 पे क्यों आ रहा हूं। 142 पे आने के पीछे मेरा रीजन ही यही है कि जो 142 है वह कहीं ना कहीं संसद की शक्ति को जो है खत्म कर देता है, या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को खत्म कर देता है, और अदालत को पूरी शक्ति दे देता है कि अपने फैसले को कर सके। तो ऐसी स्थिति में इस बात पर चर्चा होनी देश में बहुत आवश्यक है कि क्या 142 में डेलिब्रेट प्रोविजंस को बायकॉट किया जा सकता है, या कानून का निर्वचन करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, क्या वही कानून बनाने वाले भी हो सकते हैं, कल को हर चीज के लिए कानून डिक्लेयर करना शुरू कर दें। तो जहां पे 750 लोग बैठ रहे हैं, जनता के बीच चुन करके आ रहे हैं 4 बार 5 बार लाखों लोगों का वोट लेकर के, वह 2 लोग 4 लोग या 35 लोग 34 लोग बैठ करके डिसाइड करेंगे कि देश का कानून क्या हो। यह बहुत बड़ा बेसिक सवाल उठता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए संदीप जी, और मुकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण विषय को रेज करने के लिए और तमाम दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा 14 सवाल जो सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं, क्या ये कोई संवैधानिक बहस है, क्या राजनीति का कोई नया फ्रंट जो है वो खुलने जा रहा है, इसी को लेकर हमने चर्चा की। इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।